हेलो फ्रेंड्स, बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस समय आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जीके की सीरीज का वीडियो नंबर 3, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, या आपके स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, जहां पे आपके जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से हमारा सेशन मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे इसी चैनल पे डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो हमारे दोनों सेशन को डेली बेसिस पे जरूर लिया करें, जिससे आप डे बाय डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो सबसे पहले भारत के मूल संविधान के बारे में मैं आपको कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ। तो भारत का जो मूल संविधान है अपना, वह टाइप फॉर्म में नहीं है, यानी कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस टाइप कर रखे हैं, उस तरह से हमारा संविधान जो मूल संविधान है वैसा नहीं है। हमारा जो मूल संविधान है वह हाथ से लिखा गया, यानी कि हस्तलिखित संविधान है हमारा, जिसकी रचना जो किए थे, यानी कि जो लिखे थे, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से सुंदर अक्षरों में यह संविधान लिखा था। और हमारा जो यह संविधान है, यह संसद भवन के एक पुस्तकालय में संरक्षित है। और आपको बताएं कि यह संसद भवन के जिस पुस्तकालय में संरक्षित है, वहाँ पर एक संदूक रखी गई है। उस संदूक को हीलियम से भर दिया गया है, जिससे कि वो दस्तावेज खराब ना हो। तो भारत का मूल संविधान कहाँ पे है? संसद भवन में है। कैसा है? हाथ से लिखा गया है। और यह कहाँ पे है? तो संसद भवन के पुस्तकालय में है। हीलियम से भरे संदूक के अंतर रखा गया है। यह क्वेश्चन आपके CHSL 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो मैं आपको प्रारूप समिति के बारे में बता देता हूँ कि जो प्रारूप समिति थी, उसका गठन किया गया था, जो वह 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन, जिसके जो अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनमें अगर सदस्यों की संख्या की बात करें, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7 सदस्य थे इस प्रारूप समिति में। इस समिति द्वारा भारत का संविधान केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। क्या, कौन सी भाषा में लिखा गया था? आपका अंग्रेजी भाषा में। तो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? तो सबसे पहले मैं आपको भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ जानकारियां दे देता हूं। तो फ्रेंड्स, यह देखिए हमारा तिरंगा है। तिरंगे के बारे में आपको बताता हूं। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें समानांतर 3 रंगों की पट्टियां होती है। सबसे ऊपर आपका केसरिया, उसके बाद सफ़ेद, और सबसे नीचे आपका हरा होता है। और बीच में आपके गहरे नीले रंग की एक चक्र होती है। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बताऊं कि जो तिरंगा की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात अगर आपसे पूछे, तो आपको बताना है कि तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ठीक है, और चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात पूछे तो 2:3 होगा। तो आपसे क्वेश्चन जिस तरह से पूछे वो याद रखिएगा कि तिरंगे की जो पट्टियां होती हैं, उनकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2। चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। सफ़ेद रंग की पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र है आपका। ठीक है, इस चक्र में जो है टोटल 24 तिलियाँ होती है। कितनी तिलियाँ होती हैं? यह 24 तिलियाँ होती है। और इस चक्र को हम अशोक चक्र के नाम से भी जानते हैं। अशोक चक्र जीवन में सत्य, न्याय और प्रगतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जो हमारा अभी हम राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं ना, ये जो हमारा तिरंगा दिख रहा है, इस तिरंगा को भारत के संविधान समिति के प्रारूप ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तब से लेकर आज तक हम इस तिरंगा को सेलिब्रेट करते हैं और इसे अपना राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको तिरंगा के बारे में सारा कुछ बता दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है। तो मैंने आपको चक्र के बारे में बताया कि चक्र सत्य, न्याय और प्रगतिशीलता को निरूपित करता है। अब यहाँ पर देखिए, उनमें से कोई ऑप्शन है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में
कितनी तीलियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि कुल 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? हाँ फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? यह क्वेश्चन आपके सीपीओ एसएससी सीपीओ 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो मैं आपको बताऊं कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे वह आर.के. षणमुख चट्टी थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. षणमुख चट्टी। और ये आपको जो जॉन मथई दिख रहे हैं ना, ये आपको बता दूं मैं, यह स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। और यही बात करें आपके ऑप्शन में बी, लियाकत अली की, तो लियाकत अली स्वतंत्र भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री थे। क्या? अंतरिम मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री थे। और यह जो अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था, यह 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्पंज क्या है? तो स्पंज, आप खाने वाला स्पंज यानी रसगुल्ला की बात नहीं करिएगा, यह क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं कि स्पंज एक जलीय जीव है। स्पंज क्या है? एक जलीय जीव है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन में एक जीव दे रखा है, तो स्पंज एक जलीय जीव है। इसके बारे में और डिटेल से बात करूँ तो यह जो होता है, यह पॉरीफेरा फाइलम नामक एक जीवों का सदस्य है, ग्रुप होता है, उसी ग्रुप का सदस्य है। इसकी जो रचना होती है, यह झिल्ली नुमा शरीर के साथ लचीला कंकाल तंत्र से बना होता है। स्पंज में तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र तथा संवहन तंत्र का अभाव रहता है। तो इसी कारण यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? स्पंज एक जलीय जीव है। यहाँ पे रसगुल्ले की बात नहीं की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, पुष्प रहित पौधे होते हैं। वही बात करूँ स्पंज की, तो कहीं कहीं जगह जो हमारा रसगुल्ला होता है ना, उसको स्पंज कहा जाता है। ठीक है, अगर आपके स्टेट में ऐसा नहीं होता हो तो आप समझ जाइएगा कि चलिए ये कोई दूसरे स्टेट की बात है। स्पंज मतलब रसगुल्ला होता है, जो वाइट वाला होता है गोल गोल, उसकी बात किया जाता है। बहुत सारी जगह पे स्पंज को, रसगुल्ला को स्पंज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प रहित पौधे होते हैं। तो पुष्प रहित पौधे कैसे होते हैं? तो पुष्प रहित जो पौधे होते हैं वह क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। इनमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। जैसे अगर बात करूं तो जो हमारा फर्न का पौधा होता है, फर्न में बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है। फिर आपका बात करें मॉस की पौधे की, तो मॉस में भी बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, तो ये होते हैं पुष्प रहित पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तप्त जल के पौधे में थैलों में जल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। और विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने से यह गर्म होने के बाद या ठंडा होने के लिए अधिक समय लेते हैं। यानी कि यह गर्म हो जाएगा तो ठंडा होने में अधिक समय लेगा, या ठंडा हो जाएगा तो गर्म होने में अधिक समय लेगा। इसीलिए तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 9 है। निम्नलिखित में से किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है? तो ऊष्मीय चालकता की बात करें तो इन 4 ऑप्शंस में सबसे अधिक ऊष्मीय चालकता होती है चांदी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजी। ठीक है, मतलब चांदी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, एक परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के कण होते हैं। मैंने आपको कल बताया था इस क्वेश्चन को, कल का लेक्चर इसने लिया होगा, उसने डिटेल से इन सबको समझ पाया होगा। अभी क्या आंसर हो जाएगा? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुध के कितने उपग्रह होते हैं? तो बुध ग्रह की अगर बात करें तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कल मैंने 8 के 8 ग्रहों को आपके आकार के अनुसार याद करवाया था। यदि आपको याद है तो मेरे साथ रिपीट करिए। सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, लेकिन बुध जो है यह सूरज के सबसे निकटतम ग्रह है, जो कि सूरज की परिक्रमा मात्र 88 दिनों में पूरी कर लेता है। सूरज की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है। बात करें बुध की, तो बुध का जो एक दिन होता है ना, वह पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है, और बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं है?
तो अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि बुध के उपग्रह नहीं है, तो अब आपके ऑप्शन यहाँ पर जो जो बुध दिख रहे हैं उन्हीं के साथ कोई आंसर होगा। अब बाकी सब ऑप्शन देखते ही कट जा रहे हैं, क्योंकि बुध का कोई उपग्रह नहीं है आपको पता है, लेकिन यह पता नहीं है कि बुध के साथ किसका और उपग्रह नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि बुध के साथ शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र को भोर का तारा या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें शुक्र की, तो शुक्र एक और मामले में सबसे भिन्न है। तो सौरमंडल का केवल 2 ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है, एक तो बुध और दूसरा शुक्र। जबकि शुक्र जो है यह सूरज की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, बाकी सारे ग्रह सूरज की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं, लेकिन शुक्र उल्टा करता है, पूरब से पश्चिम की ओर करता है। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है। तभी मैंने आपको बताया कि बुध के आपके उपग्रह नहीं है। ये जो क्वेश्चन है यह CGL 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। CGL 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको जो पीछे 3 क्वेश्चन कराए, इसके 13, 12 और 11, इन तीनों क्वेश्चन CGL 2016 के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में अलग अलग करके पूछा गया था। तो इन सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, केपलर के ग्रह का गति का नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग डैश के बराबर होता है। तो काल अवधि का जो वर्ग होता है वह अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, बुध ग्रह पर दिन कितने होते हैं। तो बुध ग्रह पर मैंने आपको बताया कि दिन 88 होते हैं। बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है और बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी, तो मैंने आपको कल भी इसकी विशेषता के बारे में बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो सैंधव सभ्यता जो थी यह विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी जो सड़कें होती थी वह एक दूसरे को समकोण यानी राइट एंगल पर काटती थी। नगर 2 टीलों में विभाजित था। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि सैंधव सभ्यता सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैंधव सभ्यता व्यवस्थित शहरी जीवन सभ्यता थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यही बात कर रहे हैं, अगर सैंधव सभ्यता कैसी थी, यह शहरी व्यवस्था थी। अभी अगर बात करें शहर और गांव में डिफरेंस की, तो शहर में सब कुछ आपका एक सुव्यवस्थित तरीके से होता है, पानी की निकलने की व्यवस्था सब तरह से होती है, फिर आपके घर भी सुव्यवस्थित तरीके से। लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं होता, इधर पानी बह रहा है, इधर रोड टूटे हुए यानी सड़क टूटी हुई है, इन सारी कुछ चीज़ की व्यवस्था गाँव में नहीं है। तो सैंधव सभ्यता की जो खुदाई हुई उससे भी पता चला कि वह भी सभ्यता थी जो वह शहर की तरह सुव्यवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः कैसा बना होता था। तो पक्की ईंटों का बना होता था और ये ईंटें जो होती थी वह काफ़ी मोटी मोटी होती थी, जिससे बाहर से आने वाली गर्मी से अंदर के लोगों को रोका जा सके, यानी कि अंदर गर्मी कम आती थी। अगर आपकी घर की दीवार मोटी जितनी होगी उतनी आपके सूरज की रोशनी को सोख लेगी, जिससे आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। जितनी पतली दीवार होगी उतना तेज़ आपको गर्मी लगेगी। उसी तरह सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह मोटी मोटी ईंटों के घर बनाते थे, जिससे कि उन्हें गर्मी कम लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु क्या था। तो मानव द्वारा जो उपयोग किया गया था वह पहला धातु था तांबा। मानव सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था। तांबा का उपयोग किया, इसी कारण तांबे के उपयोग के कारण ही नवपाषाण काल को ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं, या ताम्र युग के भी नाम से जानते हैं, या ताम्र पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वह तांबा से परिचित थे, इसके अलावा कांसे से भी परिचित थे, जो कि कांसा जो होता है वह टीन और तांबा का मिश्रण होता है। तो तांबा से भी परिचित थे और कांसा से भी परिचित थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग। वही अगर बात करें लोहा की यानी फेरम की, तो लोहा जो आई थी यह उत्तर वैदिक काल में इसकी खोज हुई थी। कौन से काल, उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 19 है, देवी माँ की पूजा संबंधित थी। तो देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी। तो देवी माँ की जो पूजा थी वह संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में जो थी वह देवी माँ की बहुलता थी। समाज जो था वह मातृ सत्तात्मक था। यहाँ पर जो माताएं होती थी उनकी काफ़ी पूजा की जाती थी, यानी कि भगवान के समान माना जाता था। अपनी माँ को भी, और जो दुर्गा माँ होती है, देवी माँ की पूजा होती है, उनको भी, वो तो भगवान है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी।
तो यह भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो यह भी सभ्यता थी, नगर व्यवस्था सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है मैंने अभी आपको बताया। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, एक क्वेश्चन 20 नंबर है और इससे पहले भी मैंने आपको यह क्वेश्चन कराया क्वेश्चन नंबर 16 में, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। तो ऑप्शन में आप चेंजिंग देख रहे हैं, तो आप इनसे घबराइएगा नहीं, आप इन चीज़ों को ध्यान से देकर पढ़ते चलिए डेली बेसिस पे हमारे साथ। मैं सारी चीज़ों को आपको रिपीट कराता चलूँगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।